हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के विज्ञान का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। हमारा जो फोकस होगा वो बीटीसी या एनसीईआरटी के जो साइंस की बुक है उसी के अनुसार हम फोकस करेंगे। हर बार एग्जाम में इस चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए यदि ध्यान से पढ़े तो, और ध्यान से नहीं पढ़े तो सबसे मुश्किल चैप्टर है ये। अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। ठीक, हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। देखिएगा, आप लोग पढ़े हुइएगा विज्ञान क्या किसे कहते हैं, 9th क्लास में डिफिनेशन है। उसी में विज्ञान के जो ब्रांच होते हैं, मुख्य रूप से 3 ब्रांच होते हैं। एक का नाम है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें हम उन सभी पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिससे ब्रह्मांड बना हो। कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें तत्व मिलेंगे, यौगिक मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे, तो हम उन सभी पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये रसायन विज्ञान का परिभाषा होता है। रसायन विज्ञान को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा को बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और ये चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन का सबसे आसान डिफिनीशन बोल सकते हैं कि कार्बन, सॉरी, डिफिनीशन इस प्रकार से होगा, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन। जब भी हम हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे उसको कार्बनिक रसायन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन उसमें रहे। एक हाइड्रोजन मतलब उसमें ऐसा यौगिक। ये हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न क्या है? एक तरह के यौगिक है, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है, कार्बन और उसके यौगिक, तो ये एक तरह के यौगिक है। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो एक साथ, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब यही होता है। और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कैसा होता है? तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इसके अलावा ऑक्सीजन आ जाए, या इसके अलावा नाइट्रोजन आ जाए, इसके अलावा सल्फर आ जाए, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बोलते हैं। मतलब व्युत्पन्न का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन से ही इसका उत्पन्न हुआ है। तो क्लियर, इतनी बात हो गई कि कार्बनिक रसायन उसको बोलते हैं, किसको? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा यौगिक, क्योंकि हम मुख्य रूप से यौगिक की बात करेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होगा? उसके व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न जो हाइड्रोकार्बन से ही बना हो पर थोड़ा अलग हो। तो हाइड्रोकार्बन में यदि कोई ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, 2 ऑक्सीजन आ जाए, इस तरह के यौगिक को हम लोग
हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोलते हैं, और इन सब का अध्ययन एक साथ करते हैं, उसको कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब कार्बन और हाइड्रोजन आया है तो मैं एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने मेथेन का नाम सुने होइएगा। मेथेन एक तरह का गैस होता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4, मतलब कार्बन और उसके साथ 4 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। उस तरह आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा, मुख्य रूप से वैसा अल्कोहल जो शराब में यूज होता है, जो शराब लोग पीते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। उसका आणविक सूत्र बोल सकते हैं इसको, आणविक सूत्र है। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन, और इसमें ऑक्सीजन एक आ गया है तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, यानी प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन के चलते ही बना है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बोल रहे हैं। और इनका अध्ययन करेंगे तो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। डिफिनेशन क्लियर है। अब हम जब भी रसायन की बात करते हैं तो उसमें यौगिक की बात करते हैं, और यौगिक की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं बंधन की, आबंधन की। ये कार्बन है, कार्बन से 4 गो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन बना है, आबंधन बना है, या इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी यौगिक जो उसमें जो भी तत्व प्रेजेंट होते हैं, कार्बन भी एक तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, तो उस उनके बीच में बंधन क्यों बनता है, ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर, सिंपल आंसर है, बंधन क्यों बनता है, तो सिंपल आंसर है, या तो वो लोग द्वियक पूरा करना चाहते हैं, या वो लोग अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, या तो वो लोग द्वियक पूरा करना चाहते हैं, या वो लोग अष्टक पूरा करना चाहते हैं, या दूसरे शब्द में कहें तो ये जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है, या जो जिसको हम लोग बोलते हैं विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले, वो अक्रिय गैस के जैसा बनाना चाहते हैं। अक्रिय गैस बोल दो, आइडियल गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, ये दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। पहला बात, या तो द्वियक अथवा अष्टक पूरा करना चाहते हैं। द्वियक और अष्टक पूरा करने का मतलब क्या हो कि वो अक्रिय गैस की तरह बनना चाहते हैं, या अक्रिय गैस की तरह बन जाएंगे तो क्या इनमें हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगा, यानी अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं, इनमें स्थिरता आ जाती है, यानी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, ठीक। देखिए, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाऊंगा ये क्या है। सिंपल मतलब है, कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी दो तत्व आपस में बंधन क्यों बनाते हैं, तो बंधन इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना द्वियक पूरा कर लें, अपना अष्टक पूरा कर लें, अथवा अक्रिय गैस जैसा बन जाए। द्वियक अथवा अष्टक पूरा करते हैं तो किसके जैसा बन जाते हैं, अक्रिय गैस के जैसा बन जाते हैं। अक्रिय गैस के जैसा बनने का मतलब क्या हो जाए, उनमें स्थिरता आ जाती है। स्थिरता का मतलब क्या होगा कि वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, अपना एनर्जी का खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। अब अक्रिय गैस क्या होता है, तो देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ये दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। अक्रिय गैस, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस सब के सब जो गैस है, मैं रेड कलर से उसको डिनोट कर देता हूँ। जितना भी गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनसॉन, इस सब के सब जो यहाँ पे सब के सब गैस हैं, रेडॉन तक गैस है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सब अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय गैस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब के सब अक्रिय गैस कहलाते हैं और ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बताइए
4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, बताएगा इसमें से कौन सा अक्रिय गैस है। इसको अक्रिय गैस बोल सकते हैं, आइडियल गैस बोल सकते हैं, नोबल गैस बोल सकते हैं, जो भी बोले, पर हिंदी में पूछेगा तो अक्रिय गैस पूछेगा। ठीक है, तो ये सब के सब अक्रिय गैस है, ये अक्रिय एलिमेंट है, तत्व हैं जो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, ये अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? इसलिए अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इनके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए मैं बोला कि कोई भी जो तत्व है वो बंधन क्यों बनाता है, क्योंकि अपना द्वियक पूरा करना चाहता है, यानी वो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, अथवा अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, या इसका मतलब है कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसमें इसको छोड़ दिया जाए, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा जितने भी दिख रहा है इस सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमको कैसे पता चला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? बाह्यतम कक्षा होता क्या है? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है अपनी भाषा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। तो हम 1 से लेकर 20 तक इस तत्व का नाम लिखे हैं। ये उसकी परमाणु संख्या है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास नंबर भी दे दिया रहा है तो उसको परमाणु द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। लगभग दोनों सेम ही होता है, फिलहाल समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो स्थिर होगा। ये कैसे पता चलेगा? तो आप भी जानते हैं, यदि कोई भी हम तत्व ले लें, उस तत्व के परमाणु में 2 चीज होता है। ये तत्व हो गया, तत्व के एक परमाणु उठाया मैंने, और उसकी संरचना मैंने बना दिया। 2 चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, और इसको बोलते हैं बाह्य नाभिकीय भाग। बाह्य नाभिकीय भाग बोलते हैं। इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाह्य नाभिकीय भाग होता है उसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इसमें पाया जाता है प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, और P फॉर प्रोटॉन, N फॉर इलेक्ट्रॉन, और N फॉर न्यूट्रॉन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तत्व यदि उदासीन है, कोई तत्व उदासीन है, आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, आयन नहीं बना है, तो जितने नंबर में प्रोटॉन होता है उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जितने नंबर में प्रोटॉन होता है उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के आधार पर हम एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक लेते हैं, और जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम सूचित करते हैं Z से। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है जिसमें परमाणु प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 6 हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या बोले तो जेड भी 6 हो जाएगा। अब बताओ तो 6 किसका है? कार्बन का 6, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 है,
और उसमें प्रोटॉन भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आया न्यूट्रॉन। तो देखिएगा, दूसरी चीज मैं बात करने जा रहा हूँ, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। वो क्या निकलता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान निकलता है और इसको सूचित किया जाता है ए से। क्लियर आ गया? अब देखिए यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन में का परमाणु संख्या 5 है, इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन 5 होगा, पर इसका परमाणु द्रव्यमान 11 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें न्यूट्रॉन निकालना होगा। तो हमको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर परमाणु संख्या कहलाता है। यदि प्रोटॉन 5 है तो कितना न्यूट्रॉन रहेगा? तो 11 हो जाएगा, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, पर हमें अभी फिलहाल हमें प्रोटॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है और परमाणु संख्या से मतलब है, परमाणु द्रव्यमान से हमें भी मतलब नहीं है। तो क्लियर हो गया कि मैंने बोला कि जितनी किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। वो पता हमें कैसे चलेगा? तो जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, उतना ही परमाणु संख्या रहता है। कोई बोले कि भाई सिलिकॉन में जो सिलिकॉन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 14 होगा, तो प्रोटॉन भी 14 होगा। हमें न्यूट्रॉन अभी निकालना नहीं है, न्यूट्रॉन निकालना है तो 28 में से इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। कोई पूछे भाई बताइए कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी 20 ही होगा। उसी तरह से कोई पूछे कि भाई रेडॉन में Rn, यहाँ पे Rn लिखा हुआ है ना, ये Rn लिखा हुआ है, तो Rn में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो Rn का ये जो लिखा है परमाणु संख्या लिखा है, तो Rn का परमाणु संख्या कितना है? 86 है। तो यदि Z 86 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 86 होगा और प्रोटॉन भी 86 होगा। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन हम नहीं निकाल रहे हैं, अब रेडॉन का परमाणु द्रव्यमान दिया रहता है, उसमें से 86 घटा देते हैं, न्यूट्रॉन निकल जाता है। पर हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, जितना परमाणु संख्या देखेंगे, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? कितनी बातें क्लियर हो गई? ठीक, अब हमें क्या देखना है कि भाई मैंने कहा कि बाह्यतम कक्षा में कोई भी तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि बाह्यतम कक्षा क्या होता है? उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? तो देखो, जब भी किसी भी परमाणु, जो भी कोई परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है जिसको प्लस से दर्शाते हैं, उसके बाद ना बाह्य नाभिकीय भाग होता है, और बाह्य नाभिकीय भाग में ना बहुत सारे कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको हम इस पहला कक्षा हो गया, इस पहला कक्षा का नाम है के, दूसरा कक्षा का नाम है एल, तीसरा कक्षा का नाम है एम, चौथा कक्षा का नाम है एन, ऐसे ही ओ पी क्यू आर। अब इसका नाम के से ही क्यों शुरू हुआ? तो वैज्ञानिक ने बाय कन्वेंशन, कोई सर कुछ नहीं है, उन्होंने नियम बना दिया कि जब भी हम कक्षा का नाम शुरू करेंगे के से शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो नाभिक हो गया, ही प्लस इसमें लिखा है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो के में पाया जाएगा, के भर जाएगा तो एल में पाया जाएगा, एल भर जाएगा तो एम में पाया जाएगा, एम भर जाएगा तो एन में पाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम होता है वो होता है 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि डालेंगे, उसका नियम क्या होता है कि किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा 2n² ही जाएगा। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इससे कम आ सकता है पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक, उसमें n का मतलब क्या होता है? कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। तो जो k है, k का मतलब पहला कक्षा, l का मतलब दूसरा कक्षा, m का मतलब
तीसरा कक्षा, n का मतलब चौथा कक्षा, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी मान के चलो कि कोई हमें के कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो के कक्षा पहला कक्षा है, तो इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 गुना 1 के पावर 2। 1 का पावर जितना भी रहे उसका वैल्यू 1 ही होता है, यानी 2, यानी के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा, यानी के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। उस तरह से हम बात करें कि एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, तो एल मतलब एन लेना, एल का मतलब हो गया n इक्वल टू 2, तो मैंने 2 ले लिया, उसका पावर 2 कर दिया, तो 2 का पावर 2 4, 4 दूना 8, यानी एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 जाएगा। उसी तरह m की बात करते हैं, m में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, m मतलब तीसरा नंबर के कक्षा, तो 3 का पावर 2 करेंगे, तो 3 3 9 9 दूना 18, m में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा 18 जाएगा, कम जा सकता है पर ज्यादा 18 जाएगा। उस तरह n की बात करें तो n में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, तो n का मतलब होगा 4 नंबर का कक्षा, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32। उस तरह से आप n के बाद O P Q आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल के देखना, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, 50 25 दूना 50, उसके बाद इसका 6 नंबर 6 1 6 36 दूना 72, इसमें 7 7 49 दूना 98, इसी तरह होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ओके, अब देखिए, मान के चलिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको कक्षा में भरना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको कक्षा में भरना है, तो हाइड्रोजन के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा के में। उसी तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम की, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आराम से के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन के, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 6। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हमको पता है कि जो के नंबर का कक्षा है उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन किस में भरना पड़ेगा, हमको एल में भरना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 इसी तरह भर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान के चलो कि हमको कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और हमको इसको भरना है, हमको इसको भरना है कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को, तो कैल्शियम के लिए जो पहला कक्षा होगा के में 2 जाएगा, इससे ज्यादा पहला कक्षा में जा नहीं सकता, लिखा है। उसके बाद ये तो एम के वाला कक्षा हो गया, के बाद एल में आएंगे, एल में मैक्सिमम कितना जाएगा, 8 जाएगा, 4 5 6 7 और 8, मैंने 8 भर दिया। अब कितना बचा, 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 पहला में भर गया, 8 दूसरा में भर गया, 10 हो गया, बचा 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 जा सकता है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हम किसी भी परमाणु के कक्षा में, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन आया कि भाई बाह्यतम कक्षा क्या होता है, ठीक है, बाह्यतम कक्षा क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाह्यतम कक्षा बहुत ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक का मास्टर बना दूंगा। बाह्यतम कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, बाह्यतम कक्षा क्या होता है, तो वह कक्षा, बाह्यतम कक्षा का सिंपल मतलब होता है वह कक्षा जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
भरा जाए। ठीक है, बाह्यतम कक्षा का मतलब क्या होता है? बाह्यतम देखो, बाह्यतम कक्षा कोई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? कि जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में सबसे लास्ट में भरा गया हो, वो कक्षा बाह्यतम कक्षा होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो किस में भरेंगे? के में। तो हाइड्रोजन के लिए बाह्यतम कक्षा के हो गया। हाइड्रोजन के लिए बाह्यतम कक्षा क्या हो गया? के हो गया। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पर हीलियम के लिए। तो हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन भर, जब दूसरा भरने गए तो दूसरा यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन की कक्षा में भराया? के में। तो हीलियम के लिए भी बाह्यतम कक्षा के हो गया। हीलियम के लिए भी बाह्यतम कक्षा के हो गया। उसी तरह के हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर देंगे, कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा के वाला हम भर देंगे। अब बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो एल में आएंगे, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, 2 डाला, 3 डाला और 4, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में डाला? एल कक्षा में डाला, इसलिए कार्बन के लिए बाह्यतम कक्षा एल हो जाएगा। उस तरह कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम के लिए पहला 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के में डाला, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने एल में डाला, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद बचा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने एम में डाला, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो 10वां इलेक्ट्रॉन होगा एम में भर रहा हूँ, तो कैल्शियम के लिए बाह्यतम कक्षा हो जाएगा एम। तो बाह्यतम कक्षा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बाह्यतम कक्षा का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग द्वितीयक अथवा अष्टक की बात करेंगे अब। ठीक, द्वितीयक या अष्टक की बात करेंगे। द्वितीयक और अष्टक क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं पीछे भी बताया था कि द्वितीयक और अष्टक जरूरी है किसी भी तत्व को या किसी भी यौगिक के जो तत्व हैं उनके अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। अक्रिय गैस बनना क्यों जरूरी है? तो स्थिरता प्रदान करने के लिए। यानी द्वितीयक और अष्टक किससे रिलेटेड है? स्थिरता से। तो कोई भी तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो अथवा 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें स्थिरता ज्यादा होती है। उसमें स्थिरता कितना होता है? स्थिरता ज्यादा होता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें स्थिरता कम हो जाएगा और वो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा करेगा। ठीक, अब ये द्वितीयक अथवा अष्टक कैसे पूरा करते हैं? कोई भी तत्व द्वितीयक अथवा अष्टक पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी तत्व है वो द्वितीयक अथवा अष्टक पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? यदि उनके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेंगे? या तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, मैं अब इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में से लिखूंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। भाई हमको अष्टक या द्वितीयक पूरा करना है तो हम यही काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, या तीसरा काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। ये तीनों तरीका हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, त्याग करेंगे, लेंगे या त्याग करेंगे, साझेदारी करेंगे। हम जब भी कार्बन और उसके यौगिक की बात करते हैं तो ये वाला, जब भी हम कार्बन और इसके यौगिक की बात करेंगे ना तो ये वाला चीज आएगा, इलेक्ट्रॉन साझेदारी का। उसमें त्याग और लेने की बात नहीं होगी। ठीक है, त्याग और लेने की बात
नहीं होगी। अब एक कंसेप्ट आता है, मैंने साझेदारी की बात कर दी, इसको अब आगे समझाऊंगा, इसको समझा देते हैं, इसके बाद आगे समझाऊंगा। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और दूसरा कंसेप्ट आता है संयोजकता। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु में अथवा तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक, यदि हम थोड़ा सा पीछे चले तो हम देखेंगे कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था। अभी दो इलेक्ट्रॉन तो के में चला जाएगा, के सेल में कक्षा में, अब बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कहाँ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा एल में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि एल में फिल हो रहा है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसको अच्छे से समझाता हूँ इधर। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तत्व के बाह्यतम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दूसरी कक्षा जो ये एक के वाला कक्षा हो गया, के के बाद एल में मैक्सिमम 8 जाएगा। यदि ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 के में चला गया तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो परमाणु संख्या 7 होगा तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद बचा 5 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ भर जाएगा, एल में। उसी तरह हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया के कक्षा में, उसे बाद इसके पास बचा 15 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन चला गया एल कक्षा में, क्योंकि एल में 8 से ज्यादा नहीं जा सकता। उसके बाद इसके पास बचा 7 इलेक्ट्रॉन, के एल के बाद एम आता है, एम में चला जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। और पूछा जाए कि क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 7। ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। उसी तरह का हम हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले के में ही भर जाएगा। तो कोई पूछे कि हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। उस तरह हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। एक इसका मतलब है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो के कक्षा में भर देंगे, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के कक्षा में भरा गया तो बाह्यतम कक्षा के हुआ। अब पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन, संयोजकता क्या होता है। अगला क्वेश्चन कोई पूछता है कि बताओ संयोजकता क्या होता है। ठीक है, तो संयोजकता के लिए हम बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तत्व को अथवा उसके द्वियक पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो उसकी संयोजकता होता है। ठीक, अब देखिए, और मैंने बताया है कि कोई भी तत्व अपना संयोग अपने द्वियक अथवा अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको या तो द्वियक पूरा करना है या अष्टक पूरा करना है। द्वियक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, किसी को 6 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, और अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। तो कौन आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना।
6 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि 6 देना है, लेकिन 2 लेना आसान होगा। यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। इस तरह नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना द्वितीयक अथवा अष्टक पूरा करने के लिए, द्वितीयक पूरा करने के लिए 5 देना पड़ेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 3 लेना पड़ेगा। 5 देना मुश्किल है, 3 लेना आसान है। ठीक, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 3। इस तरह के क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन की, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है क्योंकि देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी लगेगी। इसलिए ना, यदि देना ज्यादा पड़े तो नहीं देंगे, यदि लेना ज्यादा पड़े तो नहीं लेंगे, ये रूल होता है इसमें। ठीक, तो इसको 7 देना पड़ेगा तो नहीं देगा, 1 लेना पड़ेगा तो 1 ले लेगा, तो इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। हीलियम को ना किसी को देना है ना किसी से लेना है, इसलिए इसका संयोजकता 0 होगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको द्वितीयक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। तो क्लियर है। और ये जो मैं नियम बताया हूँ, ये 1 से लेकर 20 तत्व तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बहुत आसानी से एक नियम लग जाता है। आगे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक ही जनरली हम लोग एलिमेंट को याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि ये लेने देने वाला। अब बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं। बहुत ऐसे केस आता है जहाँ पर साझेदारी की जरूरत होती है। जैसे मैं बात कर लूं कि O2 है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोनों ऑक्सीजन है, यदि दोनों ऑक्सीजन अपने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। तो एक ऑक्सीजन तो स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, पर दूसरे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, यदि 2 इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो O2 नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए दोनों ने बोला कि हम क्या करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो दोनों ने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, और ये वाला ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया। अब काउंट करो, इस ऑक्सीजन काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन का काउंट करो, इस वाले ऑक्सीजन काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर हो गया? इस तरह हम बात करते हैं N2 की। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने 3 यहाँ के लिख दिया, 1 2, मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया और 1 2। अब मान के चलिए कि ये वाला नाइट्रोजन इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा, पर ये अनस्टेबल रहेगा, तो नाइट्रोजन गैस नहीं बन पाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं,
ऐसे भी शेयरिंग दर्शाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शेयरिंग कर लेंगे। किताब में एनसीईआरटी की बुक में ऐसे दर्शाया है, हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि ऐसे दर्शाएं। ठीक है, शेयरिंग कर लेंगे। ऐसे इस तरह से दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला नाइट्रोजन का गोला इसके इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा देंगे, और ये वाले नाइट्रोजन का गोला इसके इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस गोला में 8 इलेक्ट्रॉन और इस गोला में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से साझेदारी से दोनों के दोनों बन गया। ठीक, तो हम जब भी कार्बनिक रसायन की बात करेंगे, हम बात करेंगे साझेदारी के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ? अब जब द्वितीयक और अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये तत्व हैं या ये यौगिक है स्टेबल हो जाएंगे। अब मैं इस क्लास को मैं ही खत्म करता हूँ। आगे हम लोग कुछ कार्बन का कार्बन क्या बोल सकते हैं उसको, कार्बनिक रसायन का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम कार्बनिक रसायन का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हम फॉर्मूला लिख देंगे उसके बाद हम बताएंगे कार्बनिक रसायन में जैसे CH4 है वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करता है, इस शेयरिंग का कंसेप्ट को हम बताएंगे। बस आज इतना क्लियर हो गया ना, कोई तत्व के इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है, कैसे शेयर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम कोई प्रॉब्लम है। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।